जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. एका आठवड्याच्या विश्रांतीनंतर पंडितजींबरोबर आज पुन्हा एकदा भेटतो आहोत आपण. नेहमीप्रमाणे पंडितजी आपल्याकडे आलेले आहेत. पंडितजी, पिछले हफ्ते आपको बहुत मिस किया हमने. जी जी. काफी सारी जानकारी आपसे लेनी थी एक्चुअली, जो आज हम कसर उसकी पूरी करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. और त्योहारों का दिन चल रहा है एक्चुअली पंडित जी. दशहरे के बारे में हमने बात की, दिवाली के बारे में विस्तार से अगले हफ्ते बात करेंगे जब रविवार को दिवाली की शुरुआत हो रही है. लेकिन एक महती जो है इस त्योहार की आज जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि इस विषय से शुरुआत हो शो की. देखिए, दीपावली जो है वो धनत्रयोदशी, यानी जब धन्वंतरी जो है वो, आपने देखा होगा कि धन्वंतरी जब समुद्र से लक्ष्मी को लेकर आते हैं तो धन्वंतरी उस लक्ष्मी को पृथ्वी के ऊपर स्थापित कर देते हैं. और धनत्रयोदशी उस दिन धन की पूजा, धन का आगमन होने के लिए महालक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं आप. और उस दिन से दीपावली का आरंभ हो जाता है. हाँ, आपने देखा होगा कि धनत्रयोदशी के दिन हम बर्तन खरीद के लाते हैं ताकि बर्तनों की भी पूजा होती है. उस दिन धन की पूजा होती है, बर्तनों की पूजा होती है. और अहोई माता का 3 दिन पहले अहोई माता का भी एक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कि अहोई माता के मंदिर में आपके पूरे परिवार के नाम लिखे जाते हैं और साथ में माता पिता की के चिन्ह भी बनाए जाते हैं, पिक्चर बनाई जाती है. और माँ के चरणों में बर्तन, धन, जो भी धन, डॉलर है, रुपया है, आप रखते हो. और महालक्ष्मी का एक सिक्का भी आप जो है उस दिन मंदिर में स्थापित करते हैं. और साथ में मूली और गन्ना भी रखते हैं ताकि हमारे जीवन में गन्ने की तरह रस भरा रहे. गन्ना, ईख, महाराष्ट्र तो उसके लिए पूरे विश्व में बिल्कुल फेमस है. तो गन्ना भी रखते हैं. उस दिन प्रकृति की, फसल की पूजा भी होती है. और गेहूं की जो फसल है वो बोहनी शुरू हो जाती है और चावल जो है वो कटने लग जाते हैं. और दीपावली का त्यौहार जो है, भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस पधारते हैं तो उस दिन अयोध्या के जो वासी हैं, उस दिन अयोध्या के लोग जो हैं भगवान राम के आगमन, अपने राजा के आगमन की खुशी में पूरा शहर जो है दीपों से सुसज्जित कर देते हैं. तो उस दिन से लेकर हमारे देश में परंपरा है कि दीपावली के दिन हम अपने घरों में, अपने बरामदे में, अपने घर के बाहर, अपने घर के छत के ऊपर दिया जलाते हैं ताकि हमारे जीवन में हमेशा रोशनी रहे, अंधकार खत्म हो. वैसे देखेंगे तो अंधकार के दिन ही दीपावली का शुरुआत है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन होता है. तो लक्ष्मी भी बहुत तरह की है. यहाँ पर लक्ष्मी भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्मगलिंग करते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा धन इकट्ठा करते हैं जिसका उनको जीवन भर उपयोग करने को भी नहीं मिलता. उनके बच्चे वो धन उजाड़ देते हैं. तो धन कैसा होना चाहिए? धन भी सद्गुण से आना चाहिए. तो इसलिए हम महालक्ष्मी का जो आगमन है वो अमावस्या के दिन आता है. इसके बारे में हम अगले हफ्ते जरूर चर्चा करेंगे और यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी भरपूर आए, ऐश्वर्य, सुख और संपदा हमेशा बनी रहे. बहुत खुशी का त्योहार है, मंगलमय त्योहार है, इसलिए चाहते थे कि इस मतलब दिवाली से शुरुआत करें. हमने तो आज ही से शुरू कर दिया. मैं तो कहूंगा कि हमारे सब दर्शकों को धनत्रयोदशी और दीपावली की शुभकामना. अगले हफ्ते बिल्कुल बहुत दूसरे दिन दीपावली होगी तो फिर आपके समक्ष दीपावली के ऊपर कुछ और ज्ञान आपको बांटा जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी. इसके बाद चलिए हमारे जो रोज के विषय होते हैं उनको लेके आगे बढ़ते हैं. जी जी. और सबसे पहला विषय जो आपके सामने उठाना चाहूंगी, वैसे आपका पसंदीदा विषय है ये, और वो है सुप्रिया सुले को लेकर जो बहस आजकल खड़ी हुई है. उनके ऊपर आरोप किए जा रहे हैं कि उन्होंने पवार फाउंडेशन की स्कूल के लिए, इंटरनेशनल स्कूल के लिए जो जमीन ली है उसमें घोटाला हुआ है. तो क्या वाकई घोटाला हुआ है और क्या उनकी कुंडली इस वक्त कह रही है? देखिए, सबसे पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की कुंडली का अध्ययन करते हैं. तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जन्म पवार साहब के माध्यम से स्थापना हुई 27/5/1999.
1:40 और तुला राशि है। आपने देखा होगा कि तुला राशि, तुला, वृश्चिक और धनु में इस वक्त 6.5 चल रही है। तुला के ऊपर आखिरी डैया है, ये समझ लीजिए कि मार्च या अप्रैल तक, पूरी डेट्स मैं आपको बता नहीं पाऊंगा अभी, तुला राशि के ऊपर 6.5 खत्म हो जाएगी। तो एनसीपी के कई नेताओं के ऊपर, चाहे वो सुनील तटकरे है, चाहे वो अजीत पवार है, चाहे वो छगन भुजबल हैं, अब सुप्रिया सुले हैं, इनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और लग रहे हैं। बहुत आश्चर्य और विडंबना की बात है कि एनसीपी के ऊपर ही क्यों इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, क्योंकि तुला राशि, पार्टी की राशि बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर कोई भी अछूता नहीं है। ग्रहों की मार जो है वो हर आदमी को पड़ती है, चाहे वो भगवान राम है, चाहे वो राक्षस रावण है। तो इसलिए यहां पर अगर हम एनसीपी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, मोटा मोटी पहले एनसीपी की इसलिए आपको बात कर रहे हैं कि एनसीपी के अंडर, अम्ब्रेला के अंडर ये सब लोग छांव में बैठे हुए हैं। और वैसे भी ये बात भी एनसीपी से ही जुड़ी हुई है। एनसीपी से जुड़ी हुई है। पवार साहब की बात करें तो पवार साहब की खुद की कुंडली का अध्ययन मैं पिछले 30 सालों से करते आया हूं। तो तुला राशि में ये इस वक्त जाते जाते कहीं ना कहीं कोई आरोप लगवाती है। और अगर सुप्रिया की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का आरोप सिद्ध हो पाएगा। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू। मगर क्योंकि नवंबर और दिसंबर में 5 ग्रह नीच हो रहे हैं, उन 5 ग्रहों के ऊपर भी हम बहुत बड़ा शो करेंगे, क्योंकि ये नीच ग्रह जो हैं बड़े बड़े कांड करवाएंगे, जिसमें युद्ध जैसा वातावरण बन सकता है। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में धेंस लग सकती है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बड़े बड़े लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला होने तक की आशंका हो सकती है। भूकंप आ सकते हैं उन दिनों। तो ये अभी है, टाइम है अभी, उसके ऊपर हम भी चर्चा करेंगे। अभी सुप्रिया की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी सजा या आरोप उनको लगेगा। मगर तुला राशि एनसीपी की है जो 27/4/2017 तक रेस्टलेस रहेगी। चाहे वो अजीत पवार की कुंडली हो, पवार साहब, बड़े शरद पवार साहब की कुंडली हो। तो मुझे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं पूजा पाठ में तो पवार साहब मानते नहीं, तब भी एनसीपी के लोगों को मिलकर एक कष्ट निवारण पूजा और एक नील साबरी शनिदेव की पूजा करवानी चाहिए, जिससे वातावरण जो है वो ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सिंचन घोटाले की तलवार फिर खड़ी हो गई उठकर। हाँ। तो इन सब चीज़ों को मैं एनसीपी के साथ जोड़ कर देखता हूँ। बट एज पर एज योर फर्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंसर्न, उसमें मुझे नहीं लगता है कि सुप्रिया जो है इसमें किसी तरह की आरोपी मानी जाएगी। मतलब तकलीफें है, लेकिन जो तकलीफें है वो राशिफल के अनुसार है। तकलीफ तो है, तकलीफ तो मैं 27/4/2017 तक देख रहा हूँ। उनको हो सकता है सीबीआई के सामने पेश होना पड़े, अच्छा। हो सकता है ईडी के सामने पेश होना पड़े, हो सकता है कुछ एजेंसीज के सामने, जैसे अजीत पवार पहले पेश हो चुके हैं, छगन भुजबल के ऊपर आरोप तय हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि उनको भी इन एजेंसीज का सामना करना पड़े। और जब आदमी इस तरह की एजेंसियों का सामना करता है तो डेफिनेटली उसके मन में, उसके कैरियर में, उसके स्वभाव में खलबली तो मचती ही है। तो रेस्टलेस नहीं रहेगी एनसीपी में, ये बात में कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। पंडित जी, आपने एनसीपी का जिक्र आप कर चुके हो, अजित पवार जी का जिक्र भी आप कर चुके हो, और मेरा अगला सवाल उन्हीं के बारे में है, क्योंकि आपने भी अभी बातों बातों में कहा कि वापस से सिंचन घोटाले के ही मामले में उनका नाम दोबारा से सामने आ चुका है। तो क्या उनकी भी तकलीफें बढ़ती हुई दिखती है आने वाले दिनों में? देखिए, एनसीपी और अजीत पवार और शरद पवार और सुप्रिया सुले, ये चारों लोग इस पार्टी के मुखिया। अगर हम अजीत पवार साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 25/7/1977, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, केतु की इस वक्त उनकी महादशा लगी हुई है। केतु की महादशा में केतु जो है वो गुजराती में बोलते हैं दिमाग का दही कर देता है। तो इस वक्त उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक राशि है दादा की। तो वृश्चिक राशि के ऊपर मैंने बोला ना, तुला, वृश्चिक और धनु के ऊपर 7.5 चल रही है। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों, अगर आपको याद हो तो मैं बोल रहा था कि 16/9 तक उनके ऊपर
कोई भी किसी तरह का संकट नहीं है, मगर नवंबर 12 तारीख से लेकर 28 दिसंबर तक उनको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि विरोधी अपना प्रहार तेज कर दें, मगर यहाँ तक जेल यात्रा का संबंध है, यहाँ तक किसी तरह का आरोप सिद्ध होने की बात है, मुझे इनकी कुंडली में भी नहीं लगता। क्योंकि इनकी कुंडली में मैं बहुत सालों से अध्ययन कर रहा हूँ। श्वेत पत्र से बाहर निकले तभी भी मैंने, याद है आपको, बोला होगा हमारे शो में भी हम बात कर चुके हैं। तटकरे के ऊपर जो तलवार टंग रही थी तभी भी मैंने बोला था कि तटकरे हो सकता है जेल जाएं, पर वो भी 16/9 निकल गया। दादा की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो केतु की महादशा लगी हुई है। मैं तो अजीत पवार साहब को एक अनुरोध करूंगा कि उनका जो केतु है उनको अपनी बोन्स का, और अपने केतु जो है वो बोन्स और वेन्स, उसका जैसे हम कहते हैं, नसें, हाँ, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों उनकी सेहत थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। डॉक्टर के पास जाना, अपनी दवा दारू कराना, वो करवाते रहना चाहिए। मगर एक बात पक्की है कि वृश्चिक राशि पे भी 7.5 है, तो डेफिनेटली विरोधियों का, मीडिया का और अपने आप की सेहत का, ये सब चीज़ों का इनको ध्यान रखना चाहिए। विरोधी डेफिनेटली आगे आने के बाद इनके ऊपर आक्रमण करेंगे, इनको सवालों के घेरे में खड़े करेंगे। कोर्ट का भी इनको, न्यायालय का भी सामना करना पड़ सकता है। और वृश्चिक राशि में पहले मंगल था, मंगल और शनि इकट्ठे थे, आपको याद होगा मैं बोलता था। तो अब वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, वहां पर शुक्र और सूर्य इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो शुक्र जो है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी महिला अध्यक्षा जो हैं वो सुप्रिया जी हैं, तो उनके ऊपर भी आरोप लगे। तो ये शनि शुक्र जब तक हैं तब तक इनको सावधान रहना चाहिए। ये आरोप थोड़े बहुत साबित भी हो सकते हैं, मगर इनको बेल मिल जाएगी, इनको थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। ये चीज़ें जो हैं मुझे साफ साफ नज़र आती हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो राष्ट्रवादी की हुई। इसके बाद अब बताइए शिवसेना और भाजपा में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि शिवसेना ने, अगर आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी उद्धव ठाकरे जी की, उन्होंने कहा है कि लोकल इलेक्शंस जो है आने वाले, उसमें एक साथ लड़ने का नहीं, अकेले लड़ने का मन वो बना चुके हैं। शिवसेना की बात कर रही हूँ मैं, तो अकेले लड़ने का मन वो बना चुके हैं। और दूसरी ओर भाजपा हम देख रहे हैं कि वो अब ये कोशिश में लगे हुए हैं कि शायद शिवसेना से दोबारा कुछ बातचीत इस बारे में हो पाए। तो शिवसेना और उद्धव ठाकरे दोनों की कुंडली क्या कह रही है इस वक्त? देखिए, इस वक्त शिवसेना, उद्धव ठाकरे एंड आदित्य ठाकरे, ये बहुत महत्वपूर्ण कुंडलियां हैं। जी हाँ। और यहां तक उद्धव ठाकरे साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मैंने आपको यहां पर बहुत बार ये बात दोहराई है कि उनकी राहु की महादशा खत्म हो रही है। जब राहु की महादशा खत्म होती है तो गुरु की महादशा उनके ऊपर ब्लेसिंग्स, डिवाइन पावर, डिवाइन ब्लेसिंग्स अपने आप आनी शुरू हो जाती है। आपने पिछले 6 महीनों से उद्धव ठाकरे को देखा होगा, उससे पहले देखिए और अब देखिए, उनके चेहरे में एक रौनक आ गई है। पहले बीमार लगते थे, अब तंदुरुस्त लगते हैं। तो जैसे जैसे गुरु की महादशा, हाँ, रौनक आ गई है। तो जैसे जैसे उनकी कुंडली में ये ग्रह दशा बदल रही है, तो फरवरी पर्यंत आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है और प्रहार करने में कामयाब होंगे। मगर यहां पर आपने एक बात कही कि उद्धव ने बोला है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जी हाँ। जितने पुराने मित्र थे उनके साथ मिलने का योग आ गया है, मोदी जी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने तो पुराने मित्रों के साथ में कभी भी मित्रता पूरी तरह से नहीं निभाई, अगर मोटा मोटी देखा जाए। हाँ। बट मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट में नहीं लेके जाना चाहता। अगर हम शिवसेना की कुंडली का अध्ययन करते हैं, बाला साहब ने जब शिवसेना की स्थापना रखी, उसके बाद रैली रखी, अगर हम उद्धव की कुंडली का अध्ययन करते हैं, आदित्य की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि शिवसेना एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर आगे 1 साल या 1.5 साल के अंदर अंदर उभरेगी और राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ में सीटें भी लेकर जाएगी। अभी गोवा है, उसके बाद में गुजरात में इलेक्शन आने वाले हैं।
तो तो गुजरात, उत्तर प्रदेश की तैयारी भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अभी संजय राउत गए थे, उनके साथ कुछ हादसा भी हुआ, मगर कहीं ना कहीं आई एम वेरी बुलिश ऑन शिवसेना। शिवसेना एक आक्रामक और पराक्रमी पार्टी के रूप में आती हुई दिखाई देती है। अब मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले, दर्शकों को याद होगा, मैंने बोला था कि इनकी युति होगी। आई डोंट डिलाई माई प्रिडिक्शन, इनकी युति होगी, मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं इनकी युति होती होती। अब तक तो उद्धव जी के जेस्चर से, उद्धव जी की भाव भंगिमाओं से लगता है कि वो युति करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। पर हो सकता है आगे आने वाले दिनों में उद्धव जी जिस तरह से सीटों का बंटवारा चाहें, उस तरह से राव साहब दानवे और देवेंद्र फडणवीस बैठकर कुछ नया फैसला करें। मैं अभी भी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि ये युति नहीं होगी, क्योंकि अगर लालू और नीतीश कुमार इकट्ठे हो सकते हैं, ये तो दोनों पुराने मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं कि ये इन दोनों की युति होगी। और अगर नहीं होती है और होती है तो एक बात तय है कि बीएमसी के ऊपर भगवा ही फड़केगा। इस तरह के योग, ये प्रेडिक्शन समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेट, prediction, जी हाँ, क्योंकि यहाँ तो हम भविष्य बोलते हैं, भविष्य में भविष्यवाणियां करते हैं, तो ये भविष्यवाणी समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं कुछ चंद वोट्स के फर्क से, जैसे डोंबिवली में हुआ, डोंबिवली में तो बहुत कशमकश थी, राजमंत्र के माध्यम से भी हमने यही बात बोली थी, और अभी फिर मैं यही कहता हूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भगवा फड़केगा, और भगवा फड़कते फड़कते इस ऐसी राह की तरफ जा रहा है जो राष्ट्रीय स्तर पर उद्धव और आदित्य जो हैं बाला साहब के स्वप्न को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। और गुजरात में, मित्रों एक बात ध्यान से सुनिए, गुजरात में हार्दिक पटेल को अभी तक किसी ने कैप्चर नहीं किया। गुजरात में और गोवा में वेलिंकर, संदीप वेलिंकर जो हैं उनको कैप्चर कर चुके हैं उद्धव जी। आगे आने वाले दिनों में इस बात में कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं त्रिशंकु सरकार में इन दोनों स्टेट में शिवसेना जो है अपना पर्चा, अपना दर्जा हासिल करे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, और हम चाहेंगे कि आशा करते हैं कि उद्धव ठाकरे जी भी इस वक्त ये सुन रहे हैं। पंडित जी, इसके बाद उत्तर प्रदेश में बताइए क्या हो रहा है, क्योंकि रीटा बहुगुणा जोशी, कभी लगा नहीं था कि इतने पिछले कुछ साल से जो कांग्रेस की और गांधी फैमिली के नज़दीक इतनी रह चुकी है, वो भाजपा ज्वाइन करेगी, लेकिन ऐसे हुआ है। जी देखिए, जब हम कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कांग्रेस 1947 से पहले एक कांग्रेस का जन्म हुआ, जिसमें वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू और दिग्गज नेता, राजेंद्र प्रसाद, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। मगर वो कांग्रेस चलती गई, मगर कांग्रेस आई का जन्म हुआ 1978। जब कांग्रेस आई का जन्म हुआ तो उसमें कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा कह के उसको बुलाया गया, और उसका चिन्ह था हाथ। तो 1978 की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि राहु की महादशा चल रही है, और कन्या राशि है। राहु की महादशा में आदमी को 9 साल दुख और 7-8 साल सुख भोगना पड़ता है। अच्छा, चाहे वो आगे के हों चाहे वो पीछे के हों। तो इस वक्त राहु की महादशा जो है कांग्रेस आई की खत्म हो रही है, वो 16/2/2017 तक। मैं अपनी फिर वो भविष्यवाणी दोहराता हूं कि 17/4/2017 के बाद राहुल गांधी एक बार फिर पराक्रम को दिखाएंगे। जो भी उन्होंने जिस भी भाषा का उपयोग किया है, वो किस दबाव में आके और किस वजह से किया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं कुंडली देखता हूँ, नवग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्रों से बात करता हूँ, उनकी भाषा समझता हूँ, और उनका मैसेज, उनका जो सही मायनों में उनकी वाणी है वो आप तक पहुँचाता हूँ। राहुल गांधी 17/4/2017 के बाद पराक्रमी होते होते दिखाई देंगे, मगर रीटा बहुगुणा ने जो भी किया है डेफिनेटली कांग्रेस के लिए घातक है। बट उनकी कुंडली का जब हम रीटा बहुगुणा की अध्ययन करते हैं तो बाबूजी की लड़की थी, जब कहीं ना कहीं
उनकी अपना जो कैरियर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा जीवन भर। जी हाँ। उनके भाई हों या उनके पिताजी हों तो कहीं ना कहीं वापस कांग्रेस में आने के योग भी उनके बन सकते हैं आगे जाकर, और डेफिनेटली कांग्रेस को वहाँ पर 1 और 2 सीट का फर्क पड़ सकता है रीटा बहुगुणा के जाने से। बाकी वो आरोप लगा रही हैं कि राहुल जी ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, मगर कांग्रेस के लिए डेफिनेटली उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है उसमें कुछ चिंताएं, कुछ मुसीबतें आने के योग हैं, मगर वहाँ तो इस वक्त सभी मुसीबतों में है। समाजवादी पार्टी में एक दूसरे के साथ में लफड़ा हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक समूचे रूप पर एक बड़ा अच्छा गठबंधन बनाकर आगे आती हुई दिखाई देती है। इलेक्शन से पहले डेफिनेटली पंजाब और यूपी का भविष्य हम यहाँ पर बोलेंगे, पर पंजाब में मैं बिना आपके पूछे ये बता देता हूँ कि पंजाब में कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी को परास्त करके सत्ता में कामयाब हो सकती है। पर डेफिनेटली दिस इज नॉट अ फाइनल प्रेडिक्शन, हम इसके ऊपर दिसंबर में जरूर चर्चा करेंगे। बिल्कुल विस्तार से चर्चा होगी जब बिल्कुल जब इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगी। हाँ। क्योंकि गोचर देखना पड़ता है कि भाई ये गोचर है, यहाँ पर ये ग्रह दशा होगी, यहाँ पर ये ग्रह दशा जो है अमरिंदर सिंह के फेवर में होगी, अखिलेश के फेवर में होगी, मायावती के फेवर में होगी, मोदी जी के फेवर में होगी, राजबब्बर के फेवर में होगी। बिल्कुल पंडित जी, एक बात तो आपने सुनी ही होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा हो रही है। हम सब जानते हैं कि मुस्लिम बांधव जो है वो हमेशा इस सिविल कोड को उसके खिलाफ बोलते आए हुए हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाना उनके लिए ये है कि वो उनके खिलाफ है। और अभी जो अर्शिया की जो नई केस आई हुई है जिसमें 3 बार तलाक कहने से वो उसका घर उजड़ गया है, उसको रहने के लिए अब घर नहीं है, तो क्या ये उसकी वजह से ये मामला दोबारा से उभर कर आया हुआ है? देखिए, जब हम शनि और शुक्र को देखते हैं, आपने देखा होगा जुम्मा की सबसे बड़ी नमाज पवित्र नमाज मानी जाती है, और अगर हम इस पर्टिकुलर केस का गोचर के हिसाब से अध्ययन करें, शुक्र और शनि इस वक्त वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, ये बातें अभी उलझती रहेंगी। कम से कम इसका रिजल्ट आने में 6 महीने लग जाएंगे। मगर 3 बार तलाक ये नहीं कि आप घर बैठे खाना खाते हुए अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोल दो तो तलाक हो जाएगा, नहीं। उसके कुछ असूल हैं जिससे मुस्लिम उलेमा जो हैं या मौलानाज जो हैं या हादी जो हैं, जो आलिम हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। मगर ज्योतिषीय आधार पर जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये केस में और पेचीदगियाँ बढ़ती जाएंगी। 6 महीने साल लगेगा इसको कोई नया रिजल्ट आने तक। मगर डेफिनेटली इस सवाल के ऊपर एक अच्छी डिबेट करिए और उसके ऊपर उन उलेमाओं को, उन मौलानाओं को और उन विद्वानों को बुलाएं जिससे इस बात को क्लियर औरतों के पक्ष में कोई अच्छा ठोस फैसला हो सके। जी बिल्कुल पंडित जी, अब जो विषय मुझे उठाना है वो सबको, मतलब सब चाहते हैं कि उसके बारे में आप बात करें, और वो है सलमान खान का। जी जी जी। आपने सुना ही होगा, राजस्थान सरकार ने ये मामला अब कोर्ट में उठाया। उन्होंने कहा है कि खुद सलमान को आगे चल के आत्मसमर्पण कर लेना चाहिए इस केस में। बिल्कुल। देखिए, जब हम सलमान की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि 27/12/1965 उनका जन्म हुआ। 27 दिसंबर 1965 इंदौर में उनका जन्म हुआ। मकर राशि है और इस वक्त उनकी शनि की महादशा चल रही है। शनि में जब चंद्र की अंतर्दशा चलती है तो एक विष योग का निर्माण होता है। सलमान खान एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बरी हो गए, अभी भी वो चल रहा है केस, पर जेल जाने से उस दिन आपने देखा होगा बच गए। फिर उसके बाद में उनकी अननेसेसरली एक स्टेटमेंट कि भाई पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन करना, उसके ऊपर भी उनको काफ़ी लताड़ा गया। जनता में उनकी काफ़ी ऐसा समझ लीजिए कि लोगों को पसंद नहीं आई वो बात। मगर अगर हम उनकी कुंडली का ऐसा है कि फैन फॉलोइंग भी है, साथ में ये बातें भी उनके बारे में होती रहती है, उनके खिलाफ बातें कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई पचड़े में पड़े रहते हैं। मगर इस वक्त आपने जो सवाल किया है कि वो है कि ब्लैक बक, जो काला हिरण, जिस काले हिरण के मामले में उनको आरोपी घोषित कर दिया गया है, जिस काले हिरण के मामले में आपको याद होगा कि सैफ अली खान के पिताजी को जेल हुई थी, आपको याद होगा,
तो इसी तरह अगर सलमान खान, क्योंकि वो जो गुर्जर समाज है वो काला, वो जो पर्टिकुलर काला हिरन है उसको गाय की तरह पूजते हैं, जैसे हम हिंदू लोग गाय को पूजते हैं वो लोग उसको पूजते हैं। उनका वो दैविक पशु है। तो कहीं ना कहीं काले हिरन की सजा में, और शनि चंद्र का योग, ऊपर से सलमान के कैरियर के घर में शुक्र, मंगल के घर में शनि, तो ये विवाद और बढ़ेगा। और सलमान खान जो वहाँ से बरी हुए थे, इस वक्त मुझे लगता है कि 12 से 15 दिसंबर से पहले पहले जो भी उनकी डेट आएगी, उससे पहले पहले एक या कम से कम 1 या 2 दिन जैसे पहले उनको सजा हुई थी, वो सजा वापस उनको भोगनी पड़ेगी। 28 जनवरी 2017 से पहले पहले छगन भुजबल साहब की तरह उनके ऊपर कारावास का योग बनता है, और उस कारावास में हो सकता है उनको 2 दिन की सजा हो, 2 महीने की हो, 6 महीने की हो, मगर बेल होते होते उनको वो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। ये बात में कोई, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है आज के शो की। हमारा एक्चुअली वक्त तो खत्म हो चुका है, लेकिन आपसे निफ्टी और सेंसेक्स के अगले हफ्ते के लेवल्स जरूर लेंगे जाने से पहले। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ तक आपको याद होगा हमने बोला था कि ये 27,400 का आंकड़ा छू जाएगा। मार्केट अचानक 500-600 पॉइंट गिरी, एक ही दिन में 500 पॉइंट गिरी, और दूसरे तीसरे दिन फिर 300-400 पॉइंट का बढ़त मार्केट ने ले लिया। तो लोगों के बहुत अभिनंदन के मैसेज भी आए। आज हम देखते हैं तो बाजार 28,077 रुपये, 28,070 रुपीज़ के करीब करीब 70 के ऊपर सेंसेक्स बंद हुआ है। मेरा वापस नीचे का स्तर 27,400 का ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में ग्रह दशा खराब हो रही है, और FIIs जो है क्रिसमस से पहले पहले बेचकर भी जाते हैं, ये न्यूज़ भी है। तो ग्रह दशा भी जो है 5 ग्रह खराब होंगे। तो मुझे लगता है कि 28,500 ऊपर का, और नीचे का स्तर मेरा आज भी 27,400 का है। कहीं गोता खाकर 27,000 भी तोड़ सकता है। और NSE की बात करें तो 8693 के ऊपर NSE बंद हुआ। 87 बहुत ऊपर नहीं, 8750 के ऊपर मुझे जाता नहीं दिखाई देता, और नीचे का स्तर 8,540 के करीब करीब NSE का है। गोल्ड में आपने देखा फिर बढ़त मारी, गोल्ड 30,000 के करीब करीब चला गया, और गोल्ड अगले 15 से 20 दिनों में, एक तो सीज़न है, ये 30,500 30,600 का आंकड़ा फिर छू जाएगा, और नीचे का स्तर मेरा वापस 29,400 है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर वापस 42 के करीब करीब ही घूम रहा है। मेरे नीचे का स्तर जो है 41,000 का है, मगर ऊपर का स्तर 45,000 का है। सिल्वर में अचानक एक बढ़त नजर आएगी। क्रूड ऑयल 3,402 रुपये पर बैरल है, 3350 नीचे का स्तर, ऊपर का स्तर 3550। इसलिए क्रूड में, सिल्वर में मैं बहुत अच्छा बुलिश हूँ, मगर स्टॉक एक्सचेंजेस में आई एम स्टिल बेरिश। आप जो छोटे दिल के लोग हैं, नाजुक दिल के लोग हैं, उनको बाहर बैठना चाहिए। यहाँ लॉन्ग रन के लिए छोटी स्क्रिप्ट या अच्छी स्क्रिप्ट बैंकिंग वगैरह है, खरीद के रख लेनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, शो का वक्त खत्म हो चुका है, तो आज बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो में हिस्सा लिया, और आज भी कुछ बड़ी भविष्यवाणी हमने आपके मुंह से सुनी हुई है। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज वेळ इथेच थांबली आहे, म्हणून आपण कार्यक्रमात इथेच थांबतोय। तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।